क्या कहना चाहते हैं टीकमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर? और ये कांग्रेस के हिसाब से वॉक ओवर दे देती है भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि केजरीवाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, भले ही उन्होंने जनता को प्रलोभन देकर सत्ता हासिल की हो, लेकिन आमतौर पर पूरे देश में उनके खिलाफ वातावरण बना हुआ है। आंदोलन भरी करते रहे, चूँकि अब सारे चोर एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। आज केजरीवाल जेल में गए हैं, कल और भी लोग जाने वाले हैं। जो 400 पार का नारा भाजपा ने दिया है, हमें तो पास होता हुआ नज़र आ रहा है। वो इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इससे तो अच्छा ये है कि ये चुनाव का बहिष्कार करके घर बैठ जाएं, अपनी इज्जत बचाना हो तो। बाकी ये सब मोदी के नाम पर जीत रहे हैं सब लोग, जो है काम करे कोई ना करे, जो है विपक्ष ईवीएम मशीन को लेकर बार बार मुद्दा उठाता है। जहां वो जीत जाते हैं वहां उस मुद्दे को भूल जाते हैं। इससे यह साबित होता है कि उनका उद्देश्य मुद्दे को लेकर सिर्फ एक भटकावन पैदा करना है। कि कांग्रेस के कई दिग्गज बड़े नेता हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं। कमलनाथ को अनाथ कर गए हैं। उनके जितने भी सहयोगी थे, कि 5 सहयोगी हैं, वो सभी भाजपा में हो चुके हैं। तो नहीं चलो आते कि कांग्रेस को तो इसका नुकसान हो ही रहा है। 29 सीटों में मध्य प्रदेश में कितनी सीटों का आपका आकलन है? लेकिन वास्तविकता में चुनाव तो प्रधानमंत्री के चेहरे का है। अब मोदी नहीं तो कौन? राहुल गांधी अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट ही नहीं कर पाए अपनी। 2024 लोकसभा के चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर ये लोकसभा का चुनाव किया जाएगा, जिसमें हम बात करते हैं छतरपुर जिले की। तो छतरपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 लोकसभा क्षेत्र भी समाहित हैं, जिसमें खजुराहो लोकसभा सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन किया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने को जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं छतरपुर के वरिष्ठ पत्रकार। उनसे हम इस चुनावी मैदान में क्या क्या रुझान हैं और इनकी क्या मांगे हैं, इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं हम। जी भाई साहब, स्वागत है आपका। जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं टीकमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर और ये खजुराहो लोकसभा सीट को लेकर, दमोह सीट को लेकर? जहाँ तक टीकमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर बात कही जाएगी, हर बार या पिछले कई बारों से कांग्रेस के हिसाब से वॉक ओवर दे देती है भारतीय जनता पार्टी को। कोई भी मजबूत प्रत्याशी नहीं उतारा जाता, सीधे लॉन्च पैड की तरह 1 महीने पहले प्रत्याशी कांग्रेस घोषित करती है, जिसको आदमी जानता ही नहीं है कि आखिरकार कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से, और कांग्रेस में भी उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, ये तमाम चीज़ें हैं। अभी कांग्रेस के ही लोगों से पूछ लिया जाए कि जो नाम घोषित किया गया है, आखिरकार वो कितने पुराने कांग्रेसी हैं या कहाँ से आते हैं, बिलोंग करते हैं। तो कांग्रेस का ये लगता है कि जैसे कांग्रेस इस चुनाव को लेकर सीरियस ही ना हो। बड़े ही अनमने ढंग से 1 महीने पहले या 15 दिन पहले उन्होंने घोषित कर दिया, और उसके बाद फिर अभी भी धरातल पर कुछ भी सामने नहीं दिख रहा है। कोई हलचल नहीं दिख रही है, कोई गर्मी नहीं दिख रही है, कोई उमंग या उत्साह नहीं दिख रहा। उमंग या उत्साह तो देखा जाए तो पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से नहीं देखा जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, उनको थाली सजी सजाई मिल जाती है। क्षेत्र भी भारतीय जनता पार्टी का है, काफ़ी सारा वोट बैंक है, तो वो मतलब बिना प्रयास के यूँ कह लें कि बड़े आसानी से निकल जाते हैं। जहाँ तक खजुराहो लोकसभा सीट की बात है, एक बड़ी जो है प्रमुख चर्चित सीट है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वहाँ से हैं और काफ़ी पावरफुल आदमी हैं। वहाँ से भी कंडीशन जो है कि जैसे अब समाजवादी पार्टी और सपा का कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया। बीच में अभिषेक बच्चन का नाम लोगों ने उछाल दिया, कहाँ से उछला क्या कैसा है, लेकिन उसमें कोई बहुत ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बात होगी। तो अब जितना लेट करेंगे उतना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि वी डी शर्मा लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। वो कटनी जा रहे हैं, वो पन्ना जा रहे हैं, वो खजुराहो आ रहे हैं, आसपास के क्षेत्र में। विपक्ष का कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी। विपक्ष की स्थिति बहुत कमज़ोर है, और यहाँ तक कि जैसे कि पिछली बार 29 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस ने छिंदवाड़ा की जीती थी, इस बार छिंदवाड़ा में भी पूरी तरीके से कमलनाथ जी को या यूँ कहें कि नकुलनाथ को घेरा जा रहा है। तो अब तो ये देखना होगा कि मज़ेदार चुनाव जो होगा वो छिंदवाड़ा का ही होगा। वहाँ इंडिया में जो गठबंधन की स्थिति है, उससे कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, गठबंधन केवल ऊपरी दिखावा है, क्योंकि ममता बनर्जी अपना अलग राग अलाप रही हैं। केजरीवाल जेल में चले गए हैं। केजरीवाल ने केवल दिल्ली के लिए गठबंधन किया है। पंजाब की बात करें तो वो कहेंगे हम अपना अलग से करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको
गठबंधन करना है तो फिर गठबंधन पूरी तरीके से होना चाहिए और सामंजस्य सबका होना चाहिए। लेकिन बीच बीच में जो बयान आते रहते हैं विभिन्न नेताओं के और एक दूसरे पर छीटाकशी होती है, ऐसे में जनता को ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार हम किस पर विश्वास करें, कहाँ जाएं, किस तरीके से काम करें। तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति है, खुद वो नहीं तय कर पा रहे कि आखिरकार क्या होगा, तो फिर जनता को तो और तय करने में बड़ा मुश्किल जाएगी। तो उसको जो सीधा सीधा दिखता है कि भाई ये सामने जो है वो साफ़ है, स्थिति स्पष्ट है, तो जनता उसी के साथ जाना पसंद करेगी। जैसे कि चाचा अरविंद केजरीवाल की बात करें, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो इससे वहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं क्या उन पर कुछ असर रहेगा, क्या स्थिति रहेगी? निसंदेह असर आएगा, क्योंकि केजरीवाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भले ही उन्होंने जनता को प्रलोभन देकर सत्ता हासिल की हो, लेकिन आमतौर पर पूरे देश में उनके खिलाफ वातावरण बना हुआ है। जो व्यक्ति ये वादा करता है हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। हालात ये है कि उसने एक बहुत बड़ा अपनी कोठी बना के रखी, उस पर वो कहता रहा हम उसको मेंटेन करने जा रहे हैं। तो मेंटेन करने के लिए क्या 70 करोड़ रुपए खर्च होते हैं किसी बिल्डिंग में? और उनके जो गुरुजी थे अन्ना हजारे जी, आज वो भी उस चीज़ को कोस रहे हैं कि इस व्यक्ति को हमने कहाँ से कदम खड़ा कर दिया था। तो उससे निस्संदेह उस पर असर पड़ेगा और केजरीवाल को कोई लाभ होने वाला नहीं है। 31 मार्च को उन्होंने प्रस्तावित किया है कि सारा गठबंधन जो किया गया है चुनाव का, वो पूरे देश में आंदोलन करेंगे। आंदोलन भरी करते रहे, चूँकि अब सारे चोर एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। आज केजरीवाल जेल में गए हैं, कल और भी लोग जाने वाले हैं, तो लोगों को ये डर लगा हुआ है कि केजरीवाल की तरह हमें भी ना जाना पड़े, इसलिए वो अपनी सुरक्षा कवच के लिए वो आंदोलन करने जा रहे हैं। जैसे कि उमा भारती के द्वारा एक पहल की गई थी शराबबंदी को लेकर, और शराब में देखें विपक्ष ने जो केजरीवाल हैं, केजरीवाल का शराब घोटाला ही में ये फंसे हुए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, उमा भारती जी ने भी जो किया था वो एक राजनीतिक चाल थी उनकी। उन्होंने गंभीरता से कोई कदम नहीं उठाया था। किसी दुकान में पत्थर फेंक देना ये कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने साहब आश्वासन दिया, आज दुकानें बढ़ती जा रही हैं, राजस्व बढ़ता जा रहा है, ऐसे नशाबंदी का क्या मतलब है? और इन्होंने भी घोषणा की थी, उन्होंने दारू और ज़्यादा महंगी और दारू बेचने वाले का कमीशन बढ़ा दिया, आज जिसको लेकर वो जेल गए हुए हैं। वही कारण है कि वो उनके सब बाधे बिखार गए। बार बार अभिषेक बच्चन का जिक्र हो रहा था यहाँ पे, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई वर्तमान में हालत ये है कि विपक्ष इतना कमज़ोर हो चुका है कि चाहे अभिषेक बच्चन आ जाएं, चाहे और कोई बड़ी हस्ती आ जाए। BD शर्मा जी का कद बहुत बड़ा है, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पिछला चुनाव अजनबी होती हुई उन्होंने 5 लाख वोटों से जीता था। इस बार तो उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि हम 10 लाख से ज़्यादा जीतेंगे। तो चाहे अमिताभ बच्चन आ जाए, चाहे अभिषेक बच्चन आ जाए। और एक चर्चा देवी के साथ डिम्पल यादव भी आने वाली हैं। अब ये लोग तो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव नज़दीक आता जा रहा है कि किसको हम खड़ा करें मैदान में। चाचा दक्षिण भारत में क्या जादू चलेगा भाजपा का है? नहीं, जादू चले न चले, लेकिन सीटें निश्चित रूप से बढ़ेंगी, क्योंकि मोदी का पूरा जो है का फोकस आजकल दक्षिण भारत के ऊपर ही है। और वहाँ की पब्लिक ने भी ये समझ लिया है कि मोदी है तो हर चीज़ मुमकिन है। देश और विदेश में दोनों जगह मोदी ने देश की अपनी इज्जत बढ़ाई है। आज हमारा भारत सक्षम हुआ है, समर्थ हुआ है, और निश्चित रूप से विपक्ष पूरी तरह से कमज़ोर है, इसका फ़ायदा भी भाजपा को मिलेगा। जैसे कि अयोध्या में रामलला विराजे हुए हैं, उसका क्या असर पड़ेगा? निश्चित रूप से असर पड़ेगा साहब। जो 400 पार का नारा भाजपा ने दिया है, हमें तो पास होता हुआ नज़र आ रहा है। और विपक्ष इस प्रकार से कमज़ोर है, क्योंकि इंडी गठबंधन हुआ, हमने 77 के गठबंधन देखा था। जब जनता पार्टी का गठन हुआ था तो सभी पार्टियों ने अपने आप को मर्ज कर दिया था, अपना नाम ख़त्म कर दिया था, नया नाम पैदा हुआ था, नया झंडा पैदा हुआ था, और उसके तहत सारे लोग लड़े थे। आज सारी पार्टियां एक सूत्र में तो बंदी हैं, लेकिन सबके नाम अथाबात हैं। समझौते के तहत 4 सीटें आप दे रहे हैं, 4 सीटें आप ले रहे हैं, तो ऐसा गठबंधन नहीं होता, ना ऐसा गठबंधन कामयाब होता है। और ये सब अपने अपने बचाव के लिए जो है चोर मौसेरे भाई जो होते हैं, वो इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इससे तो अच्छा ये है कि ये चुनाव का बहिष्कार करके घर बैठ जाएं, अपनी इज्जत बचाना हो तो। नहीं तो जो का नाम ये मान के चलिए आप जो है इस बार भाजपा को बाकोबर मिल रहा है लोकसभा में। भारतीय जनता पार्टी ने टीकमगढ़ सीट पर बात करें या खजुराहो सीट पर, दोनों सीटों पर पुनः प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। और सांसद जी जो बीरन खटीक जी हैं, वो यहाँ पर काफ़ी वर्षों से सांसदीय क्षेत्र में अपना कब्जा जमा हुए हैं। इन दोनों लोगों के कार्यकाल को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, कार्यकाल
कैसा भी रहा हो किसी का, एक तो काम किया है। बाकी ये सब मोदी के नाम पर जीत रहे हैं सब लोग जो है। काम करे कोई ना करे जो है, काम अपने आप मोदी के नाम से होते हैं। और इस बार जनता मोदी को जिताने के मूड में है। कार्यकर्ता अरे हमें टिकट दिला दो, और हम गारंटी करते हैं कि हम साहब भाजपा से जीत के दिखा देंगे। वीरेंद्र कुमार तो एक मंत्री है, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों अपनी अपनी लाइन की जो है नाम हस्तियाँ हैं। चौथे और वीरेंद्र कुमार जी जो है नाम इस बार के सांसद सीनियर मोस्ट सांसद थे, उन्होंने प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई थी। उनको कमज़ोर प्रत्याशी आंकना बिल्कुल कतई गलत होगा जो है। जहाँ तक जो है नाम उनकी बात है जो है बीडी शर्मा साहब की, तो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जो इक्विवेलेंट टू मुख्यमंत्री रहता है। तो दोनों कैंडिडेट हमारे जो है यहाँ से भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत होगी, ऐसा हमारा आकलन है। विपक्ष ईवीएम मशीन को लेकर बार बार मुद्दा उठाता है, आप क्या कहेंगे ईवीएम मशीन को लेकर? ईवीएम मशीन का मुद्दा उन्हें सिर्फ उस स्टेट में समझ में आता है जहां वो हार की तरफ जा रहे हैं। जहां वो जीत जाते हैं वहां उस मुद्दे को भूल जाते हैं। इससे यह साबित होता है कि उनका उद्देश्य मुद्दे को लेकर सिर्फ एक भटकावन पैदा करना है, ना कि उसका सच साबित करना है। लंबे वर्षों से लगातार निरंतर पार्टियां इस मुद्दे को उठाती रहीं, लेकिन आज तक उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सोच नहीं है। इन दोनों सीटों को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि छतरपुर ज़िले की बात करें तो 3 सीटें हैं यहाँ पर समाहित लोकसभा की, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी एक वक्त स्पष्ट बातों में और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम दोनों क्या तीनों और तीनों क्या 29 सारी सीटें जीत रहे हैं। इसका मतलब यह तय है कि ये विचार जनमानस तक पहुंच रहा है। ये बुद्धिजीवी हैं। अगर ये बुद्धिजीवी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि विपक्ष कमज़ोर है, तो इसका मतलब कि विपक्ष कमज़ोर है। आपकी डिबेट को अगर वो सही में सुन रहे हों, सही में देख रहे हों, तो उनको एक जीवन का अवसर आपके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। अभी भी वो जागृति लाएं, अपने लोगों को जगाएं, एक साथ हो जाएं और खड़े हो जाएं, तो एक दीवार बनने का काम वो कर सकते हैं। लेकिन लगता कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि हालात उनके चेहरों पर ऐसे नहीं हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए कि तीनों सीटें जो आपके 6 विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा की आती हैं, भाजपा एक तरफा जीत रही है। जैसे कि भाई साहब एक ये मुद्दा चल रहा है कि कांग्रेस के कई दिग्गज बड़े नेता हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं, और कई कांग्रेसी ऐसे भी हैं जो भाजपा में जा भी रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, इसमें 2 मुद्दे हैं कि एक तो जो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, ये इसमें जो मुद्दे हैं वो आंतरिक और जो बाह्य मुद्दे हैं वो प्रभावी होते हैं, और मोदी की जो गारंटी है उससे प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा मुद्दा जो राम मंदिर का है, उस पर भी ऐसा समझ में आता है कि जो कांग्रेसी हैं वो व्यथित हैं। उनको भी ऐसा लगा कि उनको या तो रोका गया, कई लोगों के अभी पत्र भी जारी हुए हैं, उन्होंने स्वयं ये कहा है कि वो बड़े व्यथित हैं। उनके परिवारों को भी ये लगा कि वो इस मामले में खुलकर आना चाहते थे, राम मंदिर के मामले में, और वो खुलकर सामने नहीं आ रहा। एक पार्टी लाइन उनको दे दी गई थी कि आपको राम मंदिर के मुद्दे पर सामने नहीं आना है, तो इससे भी व्यथित हैं। कई और भी ऐसे मुद्दे हैं जहाँ उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, वो चाहे राष्ट्रीय हों या अंतर्राष्ट्रीय हों, वो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि जो इंडी गठबंधन बना है या उनकी जो पार्टी है, उसकी जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं से राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी हैं। तो वो इसलिए अपनी पार्टियों से अलग होकर भाजपा में शामिल होना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी कमलनाथ जी का सुना था कि कमलनाथ जी भाजपा जा रहे हैं, और दिल्ली में भी उनके संपर्क बड़े बड़े सूत्रों से रहे। क्या ऐसे भी कुछ ना कुछ पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि फिर वो गए नहीं? पार्टी को तो उनसे शोकॉज नोटिस उनको जारी करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप गए क्यों नहीं। आखिर कांग्रेस में आपने जो इच्छा व्यक्त की थी तो आपको जाना चाहिए। और बाकी अभी आप देखें, पिछले 3 दिनों में कमलनाथ को अनाथ कर गए हैं। उनके जितने भी सहयोगी थे, जो उनके सभी सहयोगी थे, वो सभी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अभी उनके 5 सहयोगी हैं, वो सभी भाजपा में हो चुके हैं। तो नहीं चलो आते कि कांग्रेस को तो इसका नुकसान हो ही रहा है। भैया 29 सीटें हैं, 29 सीटों में मध्य प्रदेश में कितनी सीटों का आपका आकलन है? देखिए, आकलन से पहले सबसे बड़ा सवाल ये कि अपन जो पत्रकारगण हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जो देश को चला रहे हैं बड़े, उनके लिए लोकतंत्र का चुनाव है, लेकिन वास्तविकता में चुनाव तो प्रधानमंत्री के चेहरे का है। अब मोदी नहीं तो कौन, सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में जो है वो ये है। अब राहुल गांधी और मोदी का अगर आप कंपैरिजन करेंगे
तो सच्चाई आपको ही पता है, हमको ही पता है कि 20-80 का भी जो है संतुलन नहीं बैठ रहा है, उसमें जो तराजू है वो नहीं बैठ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट ही नहीं कर पाए, अपने आप को देश का नेता घोषित करने में या समझा पाने में असमर्थ रहे। भारत जोड़ो यात्रा हो, जो भी हो, उसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा, थोड़ा नहीं काफ़ी पड़ा हम बोल सकते हैं। लेकिन जब चुनाव की स्थिति आती है और जब भाजपा वर्सेस अदर्स की स्थिति आ जाती है, तब लोगों का जो उंगली है वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कमल के निशान पे जाता है। उसके पास लीडर भी नहीं है कोई कांग्रेस के पास। दोनों बातें, लीडर भी नहीं है उस हिसाब के, और उनका जो कहना चाहिए देशी भाषा में जो फैला रहा है प्रचार है उस प्रकार का नहीं हो पा रहा है। वो हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। आज देश में अगर देखा जाए तो हिंदुओं में भी एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई है जो पिछले कई सालों में नहीं था, और कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर समझने का जो वो था कि सामने, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल हिंदुत्व का इस समय हाई है, उसकी वजह से काफ़ी लोग एक हैं। दूसरा भी हमारे जो बहुत ही सीनियर पत्रकार महोदय उन्होंने बताया कि राम जी का जो मुद्दा है, अयोध्या का जो मुद्दा, जो सॉल्व कर दिया उन्होंने सीधे सीधे, जिस पे पूरी लड़ाई चल रही थी, दो गुटबाजी चल रही थी, बटा हुआ था हिंदू, उन्होंने एक ही कर दिया। अब एक ही मंदिर, एक ही तीर्थ स्थल है, ये दर्शन करिए, कोई बात ही नहीं है, मुद्दे ही खत्म कर दिए। तो कहीं ना कहीं मोदी जी अपने जो गारंटी वाला जो उनका काम है, जो 370 का मुद्दा हो, जो बड़े पीएम लेवल के मुद्दे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश की छवि को बनाने का मुद्दा होता है, उस पर कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर जो कहते हैं वो करके दिखा रहे हैं। राम मंदिर में आप राम जी की मूर्त को देखिए, वो सांवली क्यों है? इसका मतलब वो राम जी सिर्फ ऊपर के नहीं हैं, वो नीचे के भी हो गए हैं। तो ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राम जी का जो पूरा जीवन उनको प्रदर्शित कर दिया उन्होंने। तो बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग, और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मोदी जी ने खुद भगवान जी को, मतलब जो राम भगवान को स्थापित करके स्वयं आरती की, बाकी लोगों को उससे दूर रखा, और स्पष्ट इसका एक सीधा सीधा संदेश है कि मैं हूँ, मेरी गारंटी है, तो मेरे को वोट दो। तो ये मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है, चाहे किसी को भी आप उतार दिए, जैसे हरी चाचा जी बोल रहे थे, वो जीतेगा, आपको भी टिकट मिल जाए तो आप, हो सकता है बहुत अंतर से ना जीते, लेकिन जीत जरूर है। क्षेत्रीय मुद्दे गायब हैं, और कांग्रेस के बाद नेशनल लीडरशिप की इस समय जो फेस है वो मोदी के सामने बहुत छोटा पड़ जाता है। विपक्ष के बाद कोई मुद्दे नहीं है। नहीं, मुद्दे के, या तो चुनाव ही नहीं हो रहा ना, या तो फेस के हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव साहब, यहाँ विधायक पार्षद का चुनाव, सरपंच का चुनाव है ही नहीं। आप सीधे पॉलिटिकल एडवाइजर जो एनालिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट्स पढ़ें, फेस टू आप किसको वोट दोगे आप खुद पूछिए। तो कहीं ना कहीं मोदी, उनकी ताकत, उनकी पावर, और उनका जो उन्होंने कहा है कथनी और करनी, उन्होंने बोला, चुनाव शुरू किया कि हम 370 हटाएंगे, हटा दी, मंदिर बनाएंगे, बना दिया। अब देश में, भारत में जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, उनके लिए इससे बड़ा मुद्दा और आप क्या समझ रहे हैं? दूसरा, मोदी सीएए का भी मुद्दा है बहुत बड़ा। दूसरा, पूरी इंडस्ट्री, चाहे फिल्म ले लीजिए, एडवर्टाइजिंग ले लीजिए, मोदी के कहीं ना कहीं सपोर्ट में, भले ही वो आरोप लगाते हों कि केरला वाली फिल्में क्यों बन रही हैं, ये फिल्में इसी सीज़न में, इन्हीं 5 सालों में क्यों आ रही हैं, लोगों को बाकी राज्यों में जो हुआ कश्मीर फाइल्स वो क्यों आई। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा एक बड़ा वर्ग है जो मोदी के साथ में हो चुका है। जैसे कि कहा जाता था कि कांग्रेस का जो वोटर है मुस्लिम वोट रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से मुस्लिम वोट क्या डाइवर्ट हुआ है या नहीं हुआ है? क्या मुस्लिम वोट भी कटा हुआ है या नहीं कटा है? अब कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को ये विश्वास था कि राम मंदिर नहीं बना पाएगा, कांग्रेस की सरकार बनने नहीं देगी, तो वो ऑप्शन अब ख़त्म हो गया है। तो मुस्लिम और हिंदू का जो वोट बैंक है वो केवल राम मंदिर पे ही तो अलग अलग था, तो वो तो ऑप्शन ही ख़त्म हो गया ना, बन गया मंदिर। अब आपको वोट देना है, नहीं दो, और नहीं देना चाहते तो फिर किसको दोगे आप? कौन वो कर रहा है? योजनाएं जो चल रही हैं, दूसरी मतलब सेंट्रल की योजनाएं हैं, जैसे लाडली बहना जो मध्य प्रदेश की योजना थी, उसने धमाका काफ़ी प्रभाव डाला, काफ़ी बहुत कुछ उलटफेर कर दिया। ऐसी केंद्र की सैकड़ों योजना हैं जिनके बारे में जनता भी जानती नहीं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्टली उनका लाभ ले रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के भूखे पेट को भोजन मिल रहा है। कोविड के समय भी बहुत कुछ, जो मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, देखिए सरकार में कमी है, कंपैरिजन की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपनी बात को समझा पाने में बहुत ही अक्षम नेता साबित हो गए मोदी के सामने। और नेताओं के सामने वो होते तो बात अलग थी। बाकी मध्य प्रदेश में जो मुझे समझ में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में जो समझ में आ रहा है, खासकर छतरपुर में जो समझ में आ रहा है, विधानसभा चुनाव में हमने देखा हमारे मीडिया के लगभग सभी सर्वे कांग्रेस के पक्ष में जा रहे थे, लेकिन जब मोदी का चेहरा आता है तो बस ऑटोमेटिकली उंगली कमल पे चली जाती है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना है नहीं, आप समझ लीजिए। भैया जैसे 29 सीटें हैं, 29 सीटों पर में से पिछले चुनाव में देखें तो लोकसभा के कई ऐसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जो मैदान में उतरे हुए थे, लेकिन एक भी सीट मध्य प्रदेश में नहीं आई। अब पूरे मध्य प्रदेश के 29 सीटों में यदि लोकसभा की बात करें तो एक सीट पर ही समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार रही है, वो भी गठबंधन करके।
क्या मानते हैं आप इसको लेकर? अब उनका इंडिया का गठबंधन हुआ है इस मामले में, और उनका एक हुआ है कि हमें एक सीट यहाँ पर सपा को देना है, लेकिन वो हमें लगता है केवल औपचारिकता है, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और जो अभी देश में मुद्दा है वो हिंदुत्व और मोदी का है, और उसके सामने अभी कोई भी ये सभी गौण वो हैं कि कौन यहाँ पर खड़ा होता है, वो किसी को भी प्रत्याशी बना दें, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे सपा का हो, या कोई मायने नहीं रखता है। अभी जो मेन आपका मुद्दा है वो मोदी और मोदी की गारंटी और मोदी का चेहरा ही सामने है। भाई साहब, जैसे कि भैया ने कहा है, इसी तरह बात करें, छतरपुर से लगा हुआ उत्तर प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का ये मतलब कहा जाए सीमा वाला ज़िला है छतरपुर। तो वहाँ पर जिस तरह से बुलडोज़र चली, अपराधियों पर अंकुश लगाया गया, इसी तरह शिवराज सिंह चौहान ने भी अंकुश अपराधियों पर लगाया। इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव दिखेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या प्रभाव दिखेगा। देखिए, इतनी देर से जो चर्चा निकल कर आ रही है वो ये स्पष्ट तौर पर निकल कर आ रही है कि प्रभाव दिख रहा है। जब दिख रहा है तो दिखेगा वाला शब्द यहाँ खत्म हो जाता है, क्योंकि ये एक ही चर्चा क्लियर है, मोदी का चेहरा। जब चेहरा ही सिंगल है तो वोट कहीं और जाएगा ही नहीं। जब हमने ये तय कर लिया है कि हमें प्रधानमंत्री चुनना इन्हें हैं, तो फिर कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। यूपी में जो पिछले हालात थे उससे विपरीत स्थितियाँ बनती दिख रही हैं। चूँकि बाबा ने एक नया तरीका अपनाया। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या का सामना अगर किसी को करना पड़ता था तो अपराध एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन बाबा ने अपराधियों के पैर में गोली मारकर यह तय कर दिया कि जब तुम खड़े ही नहीं हो पाओगे तो अपराध करोगे कैसे। तो यह तय करना एक बहुत बड़ी बात थी। बुलडोजर का आपने बहुत अच्छी बात कही। बुलडोजर कानूनी सिस्टम से हट के एक व्यवस्था है, लेकिन उन्होंने उसको कानूनी जामा पहना दिया और अपराधियों के घरों को ढा दिया। इससे ये तय हो गया कि हम तुमको, अपराध तो ठीक है, आवास से भी वंचित कर देंगे। जब तुम्हारे पास छत ही नहीं होगी तो रहोगे कहाँ? परिवार, तुम दूसरे का अनाथ करने जाते हो तो अपना परिवार कहाँ ले जाओगे? ऐसी परिस्थितियों में उसको ये तय करना पड़ेगा कि हमें अपनी अपराध की दिशा को बदलना पड़ेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के सारे ज़िले और साथ में मध्य प्रदेश के बॉर्डर के इलाकों के ज़िले हों, चाहे वह हिंदुस्तान के कोई भी हिंदी भाषी इलाके के ज़िले हों, आप ये मान के चलिए कि हम इस बात को स्पष्ट कर दें कि चेहरा मोदी जी का है, कोई चर्चा नहीं है। 400 पार वो जाएंगे या नहीं जाएंगे एक अलग विषय है, क्योंकि कोई भी आकलन, कोई भी चीज़ें आप इस देश में तय नहीं कर सकते, कोई भी नंबर कभी स्थापित नहीं हो सकता इस देश में। लेकिन वो जीत रहे हैं, वो सत्ता में वापस आ रहे हैं और मोदी जी इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में वापस मिल रहे हैं। यह आप बिल्कुल मान के चलिए, इसमें कहीं कोई संशोधन नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है, नहीं कोई विषय बचता है। सिर्फ एक विषय है, मोदी की गारंटी। जैसे कि 400 पार का मुद्दा बहुत चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे तो लगता है कि 400 पार होगा, मुझे जो है बिल्कुल लगता है, क्योंकि अब दक्षिण भारत में भी जो है ना मोदी ने पैर पसारे हैं, और सारा उनका जो है ना व्यूज, सारा उनका जो है ना मेहनत पूरी दक्षिण भारत की तरफ ही चल रही है। उत्तर भारत तो फतह कर चुके हैं, इस बार दक्षिण भारत पे भी उनका जो है, मैं समझता हूँ 50-50% का आंकड़ा रहेगा, इसलिए 400 पार का आंकड़ा पार हो सकता है। चाचा, व्यापारियों की क्या स्थिति रहेगी? व्यापारी वो किस तरफ डाइवर्ट होगा आपकी नज़र में? व्यापारी भी का नाम देश की जो राष्ट्रीय विचारधारा होती है उसके साथ व्यापारी जाता है ना। निसंदेह आजकल अभी कुछ व्यापारियों का ये कहना है कि धंधा बहुत मंदा चल रहा है, लेकिन जब बाज़ार निकलते हैं तो अच्छी खासी भीड़ नज़र आती है। सारे मॉल चल रहे हैं। छतरपुर जैसे शहर में 1000 और 1500 रुपये किलो की बिकने वाली मिठाई बिक रही है। अब क्या चाहते हैं? लोग कहते साहब गर्मी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही। अरे महंगाई बढ़ रही तो ये सैलरी भी तो बढ़ती जा रही है, महंगाई भत्ते भी तो बढ़ते जा रहे हैं। आज कॉलेज के प्रोफेसर को कलेक्टर से ज़्यादा वेतन मिलता है ना। तो ठीक है, व्यापारी की अपनी शिकायत हो सकती है, लेकिन व्यापारी भी राष्ट्रवादी विचारधारा का है, वो राष्ट्र को समर्पित रहेगा। जी भाई साहब, आपके इन तीनों सीटों पर क्या आकलन है? जैसे 3 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की, तीनों सीटों पर क्या आकलन है और किस तरफ वोट डाइवर्ट होंगे? और जैसे मोदी जी की बात करें तो जैसे कि अभी चाचा जी ने कहा है, हरि अग्रवाल चाचा ने, सुरेंद्र चाचा जी ने, कि मोदी फेस है। अपने अंशु भैया ने भी कहा है कि मोदी जी को देखकर ही लोग वोट दे रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी रही है अब ये तो मुख्य चुनाव है, आम चुनाव जिसको कहते हैं लोकसभा का। जब प्रदेश के चुनाव में उन्होंने शिवराज जी को अलग करके और पूरी तरीके से फोकस मोदी जी पे कर दिया था,
तो अब तो ये केंद्र का चुनाव है, यहाँ पर केंद्र में उनके पास भी एक ही ऑप्शन है, फ़िलहाल जो है वो एक ही ऑप्शन है। और चूँकि उस ऑप्शन पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है और इस तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उन्हें किसी दूसरे मुद्दे की या दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। भाई चुनाव में ये स्ट्रेटेजी के तहत काम होता है कि जिसके बल पे हम जीत सकते हैं। जैसे कि कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह को अब पीछे रखा जाता है, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं जो कुछ बोलते हैं वहाँ पर स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे जीतने के लिए है कि जहाँ पर जीतने के लिए जो चेहरा लगेगा कि हाँ इस चेहरे पर हो सकता है, तो यही स्थिति है। और छतरपुर ज़िले में जैसे कि 3 लोकसभा क्षेत्र ज़िले को कवर करते हैं और इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में जो पूर्व की स्थिति रही है वो स्थिति बदलने वाली नहीं है। लगभग परिणाम स्पष्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगे। जैसे कि अंशु भैया वीरेंद्र कुमार जी के कार्यकाल की बात करें तो उनके कार्यकाल में यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन भी आई और ट्रेन के माध्यम से ट्रेनों का बहुत उन्होंने विकास कराया है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कई ऐसे एनटीपीसी अभी 46 करोड़ रुपए की लागत से कैन बेतवा लिंक परियोजना पास हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, सांसदों का जो चुनाव होता है वो निश्चित रूप से केंद्र की जो योजनाएं हैं उनका जनता और लोगों को लाभ दिलाने के लिए इस प्रकार से होना चाहिए कि व्यापक रूप से लंबे समय तक उसका लाभ मिले। केन बेतवा लिंक परियोजना से काफ़ी लाभ होगा निश्चित रूप से, सिंचित भूमि और सिंचित होती जाएंगी, क्योंकि छतरपुर ज़िले में ये सब समस्याएं हैं, क्योंकि पिछला क्षेत्र रहा है और पानी की कमियां रही है। इसके अलावा वंदे भारत है, एक्सप्रेस है, तो ये फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचर को देखते हुए बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। वंदे भारत चलने से जो टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा खजुराहो के लिए, वो निश्चित रूप से अपग्रेडेड। निधि का भी सही उपयोग किया है वीरेंद्र भाई साहब ने, देखें आप पूरे विकास को लेकर उन्होंने मतलब फजूल खर्चों में नहीं किया। पानी को लेकर उन्होंने विशेष पानी हुआ और ट्रेन की ये सारी सुविधाएं हुई, तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो उनके द्वारा सही रूप से सही राशि का सही उपयोग किया। देखिए, उन्होंने अपनी निधि का सही तरीके से प्रयोग किया, इसके लिए उनका कोई बहुत बड़ा गुणगान होना की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका काम है, बस उन्होंने किया है वो ठीक है, जनता को समय पर मिल जाएगा। किसी भी नेता का इसमें गुणगान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निधि मिलती इसलिए। हाँ, उनकी जो स्थिति है वो इसलिए ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि बाकी नेता जो निधि का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं उनसे वो बेटर हैं, कर रहे हैं तो अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर वंदे भारत चल रही है तो कहीं ना कहीं एक नाम हो रहा है क्षेत्र का कि यहाँ एक अच्छी ट्रेन आती है। अब ये पिछड़ा क्षेत्र नहीं रहेगा, जैसा कि दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए एक ही ट्रेन थी, तो वंदे भारत जैसी जो सबसे स्टैंडर्ड ट्रेन है अभी इस समय भारत की, वो चलने से एक नाम हो गया। उस दिन 10 ट्रेनें चली पूरे देश में अलग अलग स्थानों से, उसमें खजुराहो और छतरपुर का भी नाम था, तो निश्चित रूप से बढ़ावा मिलता है। लोग बात करते आ रहे हैं तुम्हारे तो वंदे भारत आ गई, अब जहाँ नहीं आ रही है, जैसे भिंड में नहीं आ रही है, झाबुआ में नहीं आ रही है, उमरिया में नहीं आ रही है, शहडोल में नहीं आ रही है, यहाँ आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं इसका अपग्रेडेशन होता है और लोगों को ये पता चलने लगता है कि हाँ यार, अब जो है अपग्रेड हो रहा है छतरपुर। इससे माइग्रेशन बढ़ता है, जो आसपास के छोटे क्षेत्र हैं, जो लौड़ी चंदला है, अपने यहाँ लवकुश नगर है, वहाँ के लोग छतरपुर में बस रहे हैं। तो मैं एक जानकारी और आपको दे दूँ, जो मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि सागर संभाग में सागर के बाद जो सबसे ज़्यादा चहेता स्थान है बसने के लिए, माइग्रेशन के लिए, वो छतरपुर हो गया। टीकमगढ़ को भी इसने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि अब मेडिकल कॉलेज भी बनना शुरू हो गया है, काफ़ी तेज़ी से बन भी रहा है, तो मेडिकल सुविधाएं बढ़ेंगी। मेडिकल कॉलेज बनने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, प्राइवेट नर्सिंग होम की संख्या भी बढ़ेगी, तो एक बड़ा एरिया डेवलप हो जाएगा, व्यापार बढ़ेगा निश्चित रूप से। एनटीपीसी का जो सोलर प्रोजेक्ट आया है उसका बहुत सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ हद तक ट्रांसपोर्टेशन लेवल पे, व्यापार स्तर पे नौकरियां भी कुछ उसमें निकलेंगी, जो आगे जाकर के आपको इम्पोर्टेंट कैरियर बनाने में काम आएगी। दूसरी बात, अगर वहाँ पे इतना बड़ा प्लांट आ रहा है तो वहाँ कॉलोनियाँ बनेंगी, बहुत सारे लोग, मतलब एरिया डेवलप हो जाएगा, रिहायशी इलाका उस तरफ बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये व्यापक जो तारतम्य जो कार्य हैं, ये 4 से 5 साल बाद बहुत अच्छा रिजल्ट निश्चित रूप से देंगे, और एक सांसद को अपने क्षेत्र में ये करवाते ही रहना चाहिए, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। जैसे कि छतरपुर जिला आज पूरे विश्व में जाना जा रहा है, क्योंकि बागेश्वर धाम का गढ़ है, और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो छतरपुर के नहीं, मतलब पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार के क्या साधन उपलब्ध होने चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? रोज़गार के साधन तो ऐसा है कि यहाँ पर सरकार ये कोशिश करे कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो यहाँ निवेश करें। निवेश करने से क्या होगा कि यहाँ पर जब निवेश होगा तो अपने आप उसमें यहाँ का जो क्षेत्रीय मजदूर है, जो यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सभी उसमें उनको नौकरी मिलेंगी। जब उनको नौकरी मिलेंगी तो उसमें क्या होगा कि
जो एजुकेशन का लेवल है वो भी बढ़ेगा। जब आदमियों के पास फंड फ्लो होगा, जैसे जैसे आदमियों के पास पैसा आता है तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उससे मार्केट डेवलप होगा, जब मार्केट डेवलप होगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र का होगा। तो चाहे वो बागेश्वर धाम हो या यहाँ पर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का हो, कुल मिला के हमारे इधर फंड फ्लो होगा, दूसरे ज़िलों का या दूसरे प्रदेशों का, दूसरे देशों का पैसा हमारे ज़िले में आएगा और उसका यूज़ हमारे क्षेत्र के विकास में होगा। और विकास में होगा तो वो कुल मिला के हमारे इधर के ही जो एजुकेशन है, हमारा स्वास्थ्य है, इस क्षेत्र में वो पैसा दिखेगा और हमारे क्षेत्र का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। जैसे कि चाचा मेडिकल कॉलेज का आपका बहुत अच्छा संघर्ष रहा और शहर के लोग भी रहे, लेकिन आपने तो सीधे अनशन में बैठ करके अपना अन्न ही त्याग दिया था। ये उपलब्धि शहर को, अपने ज़िले को मिलने जा रही है मेडिकल कॉलेज की, इसके लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगा साहब, जो है जनता जनार्दन के सहयोग से इस महाअभियान में जिसने साथ दिया है उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं तो तुच्छ चीज़ था, कुछ नहीं था, ना कुछ कर सकता था, लेकिन जनता जनार्दन का इतना अपार सहयोग मिला जिससे आज मेडिकल कॉलेज आज ही मैं देख करके आया हूँ। 2 बिल्डिंगें 3-3 मंजिल बन चुकी हैं और मुझे विश्वास है कि अगले साल 2025 में ही यहाँ मेडिकल कॉलेज की कक्षाएँ प्रारंभ हो जाएंगी और छतरपुर को एक बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। यहाँ बागेश्वर धाम के, जहाँ तक आपने बात की, बागेश्वर धाम से भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी छतरपुर की बढ़ रही है। यहाँ देश विदेश से लोग आ रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ इंडस्ट्रीज़ का बहुत अच्छा स्कोप है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी यहाँ पर आना चाहिए और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ लगेंगी तो छतरपुर संभाग के और अग्रसर है भी। कई लोग कह भी चुके हैं कि छतरपुर को संभाग बनना चाहिए। छतरपुर की महती आवश्यकता, छतरपुर को संभाग बनना चाहिए, छतरपुर में महानगर पालिका बनना चाहिए। सीएम साहब घोषणा भी कर गए थे महानगर पालिका की, उसकी ओर भी कदम बढ़ना चाहिए और यहाँ संभाग भी बहुत ज़रूरी है, तभी छतरपुर का विकास होगा। जैसे कि चाचा शहर में कई दिनों से मांग चल रही है संभाग को लेकर कि ये जिला है इसको संभाग बनना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? निसंदेह संभाग बनना चाहिए क्योंकि ये पुरानी मांग है ये, और ये अलग बात है कि यहाँ के अब क्या करें यार। दरअसल ये मांग अपन पत्रकार साथी तो बहुत कर लेते हैं, नागरिक कर लेते हैं, लेकिन नेताओं की ओर से ये बात नहीं आ पाती है। ये पिछले चुनाव में भी मुद्दा था कि संभाग घोषित होना चाहिए और पिछले घोषित होना चाहिए कि छतरपुर जिस हिसाब से विकास कर रहा है, यहाँ मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। सोलर प्लांट 2 आ रहे हैं। छतरपुर नगर की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब पिछले 15 साल में यहाँ 3 गुना आबादी हो गई है। ये भले ही कि जनगणना में ये सब चीज़ें शामिल नहीं हुई हैं, लेकिन करीब 2.5-3 लाख से ज़्यादा आबादी हो गई है ना। तो ये निसंदेह बढ़ना चाहिए और छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना मिला के छतरपुर को संभाग बनना चाहिए। जैसे कि भाई साहब एक मुद्दा आपसे कहें, क्योंकि आप संगठन भी चलाते हैं पत्रकारों का, तो यहाँ पर पत्रकार चौक बनाने के निर्णय लिया गया था। आज उस पत्रकार चौक को देखें तो अपन को खुद देखने में लगता है कि ये कैसा चौक बना दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये प्रशासनिक नाकामियों का रोना, वह चौक रो रहा है। हालात ऐसे हैं कि जब आप वहाँ से निकलते हैं तो आपको महसूस होता है कि अगर मैं पत्रकार हूँ तो कल जब मेरे बारे में चर्चा होगी तो इस चौक को देखकर अगर लोग चर्चा करेंगे तो मेरी क्या स्थिति होगी। तो पत्रकार होना भी बड़ी दुख की स्थिति महसूस होती है उस चौक को देखकर। ये सबसे बड़ी नाकामी है जिला प्रशासन के मातहत आने वाले विभागों की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग है नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन के हाथ में वो व्यवस्था थी और आज दिनांक तक नगरीय प्रशासन उस चौक को ना तो खड़ा कर सका और ना उसको स्ट्रक्चर और अधिकार दे सका। हम सभी की एक ही मांग थी कि एक सुंदर सा पत्रकार चौक बनाया जाए। मांग तो स्वीकारी गई, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं किया गया और उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाना बेहद शर्म की बात है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस ओर जिम्मेदारी से ध्यान देना चाहिए। पत्रकार हमेशा जिला प्रशासन के सहयोग के लिए खड़ा रहता है, जनता की हर मांग को लेकर जिला प्रशासन के पास उपलब्ध रहता है, तो उसको इस बात पर विचार करना चाहिए कि नगरीय प्रशासन अगर एक चौक पत्रकार चौक के नाम से घोषित, व्यवस्थित, पैसा स्वीकृत होने के बाद भी अगर नहीं बन पा रहा है तो कहाँ कमी है। उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और तय करना चाहिए, एक मापदंड फिक्स होना चाहिए कि अगर समय सीमा में जो व्यक्ति काम नहीं कर सकता, नितिन गडकरी जी ने एक अच्छा मापदंड तय किया कि जो अधिकारी जिस समय सीमा में तय की गई रोड को अगर निर्माणित नहीं कर सकता तो वो अधिकारी उस पद पर नहीं रह सकता। मध्य प्रदेश शासन के सारे विभागों में व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जिस समय सीमा के लिए अगर आपको कार्य सौंपा गया और आप पूरा नहीं कर सकते, उस दिन से आपकी तनख्वाह बंद हो जानी चाहिए, आपके खिलाफ उल्टी गिनती शुरू हो जानी चाहिए। जितना नुकसान उस प्रोजेक्ट में लग रहा है पैसे का, उतना उनकी घर से वसूली की जानी चाहिए। जिस दिन शासन इस शक्ति के साथ
इस व्यवस्था के साथ लागू हो जाएगा। आप मान लीजिए कि पत्रकार चौक जैसे मुद्दे पे नहीं रहेंगे, हम और आप फिर इस पर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा इस बात पे करेंगे कि अगर कोई घोषणा हुई थी तो उसकी खूबसूरती, उसका आकार कितना सुंदर है। भाई साहब, सबसे दुर्भाग्य वाली बात है कि हर विभाग का अपना खुद का भवन है, लेकिन पत्रकारों का जो पीआरओ कार्यालय है वो ज़िले में बात करें, कई बार इस मुद्दे को भी उठाया गया, वह किराए के मकान में संचालित हो रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें जहाँ मध्य प्रदेश में जहाँ भी यही कहना चाहिए, या तो शासन को इस बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि जनसंपर्क एक बहुत बड़ा विभाग है जो शासन की प्रचार प्रसार की पूरी जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, जो सरकार की नीतियों को जनता के सामने रखता है। उनका अपना स्वयं का भवन होना चाहिए, और हम आपके माध्यम से भी अपील करेंगे कि आप भी उन तक ये बात पहुंचाएं कि उनका भवन यहाँ पर बने और उनका अपना एक स्वयं का ऑफिस हो। तो ये थे हमारे साथ छतरपुर के वरिष्ठ पत्रकार और यहाँ के बुद्धिजन, जिन्होंने पेप्टे टाइम के खास प्रोग्राम चुनावी मुद्दे में अपनी वार्ता रखी और मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपना मत रखा। अब हम चलते हैं किसी अन्य दल के पास और लोगों के पास, और उनसे हम चलते हैं और पूछते हैं कि ये जो लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है, इनसे सरकार से इनकी क्या मांगे हैं। और छतरपुर का इन पत्रकारों ने, हमारे पत्रकार साथियों ने सबसे बड़ा मुद्दा जो रखा है कि यहाँ पर पत्रकार चौक होना चाहिए, और साथ में यहाँ पर पत्रकार का जो विभाग होता है पीआरओ ऑफिस, उसका स्वयं का भवन होना चाहिए जो किराए से संचालित हो रहा है। पेपर टाइम के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।